हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनअकैडमी विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ज्योग्राफी की हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमें एक नया सेक्शन शुरू करना है फिजिकल ज्योग्राफी का, जो है जियोमॉर्फोलॉजी। सो आज जियोमॉर्फोलॉजी का हमारा पहला सेशन है जिसमें आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो आप देख ही सकते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड सिस्मिक वेव्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा दैट मेक श्योर कि आप प्रीवियस सभी सेशंस को अटेंड करें। ज्योग्राफी में इससे पहले मैंने क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी के सेशंस जो हैं वो कवर कराए हैं। अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आपको क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी के जो सेशंस सभी मिल जाएंगे और जो रिमेनिंग सेशंस हैं वो आपको मिलेंगे मेरी स्पेशल क्लासेस में। सो मेक श्योर कि अनअकैडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आप मेरी स्पेशल क्लासेस को ज़रूर जो है वो सर्च करें। मेरी प्रोफाइल के अंडर आपको सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन माय वर्ल्ड हिस्ट्री सेशंस, मेक श्योर कि आप स्पेशल क्लासेस के साथ ज़रूर जुड़ें। उसके अलावा आप प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। अभी इंडियन पॉलिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव बाइलिंगुअल कोर्स मेरा चल रहा है और इससे पहले मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का, इंडियन पॉलिटी का एक जो है वो कोर्स पूरा करवाया है। सो मेक श्योर कि आप एनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। ऑलराइट, इन सभी सेशंस के लिंक्स अगर आप चाहते हैं तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSC। मेक श्योर दैट कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज़रूर जुड़े ताकि आपको इन सभी सेशंस की रेगुलर PDFs भी मिलती रहें। सो जैसा कि मैंने कहा, जियोमॉर्फोलॉजी की ये नई सीरीज़ है, राइट। जियोमॉर्फोलॉजी का पहला सेशन आज हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले ओशियनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी इन फिजिकल ज्योग्राफी आपको कवर करना है और लिंक्स और PDFs आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSC पर। ऑलराइट, आप लोग जानते हैं यू आर ऑन अनअकैडमी, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक फॉर GS प्रिपरेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के GS के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए आप 1 साल या उससे ऊपर की प्लस एंड आइकॉनिक GS सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। मेक श्योर दैट यू यूज माई कोड VCUPSC टू गेट दी 10% डिस्काउंट, राइट। और अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी मिल जाएंगी। मेक श्योर दैट यू यूज माई कोड VCUPSC टू गेट दी 10% डिस्काउंट। बट रादर बेटर प्रोस्पेक्ट आपके लिए ये रहेगा कि इफ़ यू गो फॉर द कॉम्बो पैक्स, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो कॉम्बो पैक्स का, तो आप कॉम्बो पैक्स को सब्सक्राइब करें जिसमें आपको GS प्लस ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, राइट। और इस बार का 23 जनवरी का जो कॉम्बैट मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो होने जा रहा है, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन प्राइजेस मिलने जा रहे हैं। आईपैड मिनी, मैकबुक, iPhone XR, अमेजोन वाउचर्स वगैरह आपको इस बार मिलेंगे। मेक श्योर दैट यू यूज माय कोड VCUPSC टू गेट एनरोल्ड इन UPSC CSC मेगा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट दिस संडे 11 AM। 56 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे 60 मिनट्स में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल रहेगा, ठीक है। 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स को एप्पल के गैजेट्स जो है वो इस बार मिलने वाले हैं, राइट। उसके अलावा वीकडेज पर आपके लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वीकडेज एंड सैटरडे को आपके लिए अवेलेबल है फ्री मेगा टेस्ट सीरीज। तो बहुत ही बेहतरीन मॉक की तरह ये एक्ट करेंगे आपके लिए हर रोज। इनफैक्ट आपके लिए अवेलेबल है फ्री टेस्ट सीरीज। एनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। द हिंदू प्रैक्टिस, UPSC मेडिवल हिस्ट्री के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंशियंट हिस्ट्री, CSAT, इन सभी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो मेक श्योर दैट यू एनरोल इन दीज। उसके अलावा बहुत ही जल्द लॉन्च होने जा रहे हैं UPSC CSC ऑप्शनल चैनल्स बाइलिंगुअल एंड हिंदी में। इस बार का जो मेंस हुआ है उसके ऑप्शनल जो पेपर्स हुए हैं उसके एनालिसिस से ये चैनल्स जो हैं वो शुरू होंगे, राइट। सो स्टे ट्यून्ड और आप डेफिनेटली ज्वाइन करें न्यू चैनल्स को। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप अपनी सब्सक्रिप्शन को अपग्रेड कर सकते हैं इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ सब्सक्रिप्शन, या अगर आप प्लान कर रहे हैं लेने की सब्सक्रिप्शन, सो आइकॉनिक की तरफ आप ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप 1-on-1 लाइव मेंटरिंग चाहते हैं, अगर आप पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके मेंस के जो आंसर्स हैं उस पर आपको रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड किया जाए, या अगर आप चाहते हैं ओपन हाउस ज्वाइन करना है एजुकेटर्स के, अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ, सो यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन।
और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, जिसमें बहुत इंस्टेंटली आपको लोन मिलता है विदाउट एनी प्रोसेसिंग फीस, विदाउट एनी हिडन चार्जेस एंड विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट। बहुत ही फ्लेक्सिबल टेन्योर रहेगा रिपेमेंट का और बहुत ही मिनिमल सा पेपर वर्क रहेगा। सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट दी प्रोसीजर फॉर लोन। अनअकैडमी की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं यू कैन रीच आउट टू आवर टीम। आपको एप्लीकेशन या वेबसाइट पर हेल्प या सपोर्ट का बटन जो है वो मिल जाएगा, वहां से आप हमारी टीम को अप्रोच कर सकते हैं, फर्दर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ऑलराइट, और नए बैचेस शुरू हो चुके हैं यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए। मिशन 2022, लक्ष्य 2022, एक्सपीडिशन 2022 और 2023 की प्रिपरेशन के लिए मिशन 2023, लक्ष्य 2023 एंड एक्सपीडिशन 2023। सो मेक श्योर दैट यू जॉइन दीज बैचेस। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि मेरा भी एक प्लस कोर्स इंडियन पॉलिटी का भी चल रहा है, तो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन करें, एज वेल एज इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक कोर्स मैंने पहले कवर कराया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर। ऑलराइट, now let us start with today's session. Today we have to start a new section in physical geography, that is geomorphology. And geomorphology की कहानी आज हम शुरू करेंगे with understanding the interior of earth with the help of seismic waves. ठीक है, so आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही सेम बात फिर से बताना चाहूंगा आपको कि मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी फर्स्ट। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी कवर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जियोमॉर्फोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये कनेक्टेड नज़र आएंगे। ठीक है, सो अगर आप रेगुलरली मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आप समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट अगर आप पहली बार अगर मेरा ये सेशन देख रहे हैं तो मैं आपको हाईली एडवाइस करूंगा दैट यू गो फॉर द प्रीवियस सेशंस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी से पहले के जो क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी मैंने कवर कराई है, आपको अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर वो सभी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, और जो रिमेनिंग अगर आपको लगते हैं क्लाइमेटोलॉजी के कुछ सेशंस अगर मिसिंग आपको लगेंगे, सो दो सेशन आई टुक एज स्पेशल क्लासेस, उनको आप स्पेशल क्लासेस में जाकर अटेंड कर सकते हैं। आपको स्पेशल क्लासेस के लिंक्स मिलेंगे मेरी प्रोफाइल के अंडर, अगर आप अनअकैडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाकर मेरी प्रोफाइल एजुकेटर विशाल चौहान की प्रोफाइल अगर आप सर्च करते हैं तो। ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड सिस्मिक वेव्स की कहानी हमें आज शुरू करनी है, लेकिन एक बार जियोमॉर्फोलॉजी को शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है ना। जियोमॉर्फोलॉजी में हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, सो जैसे कि हमने क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी जब हमने सीरीज शुरू करी थी तो उसमें भी मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, है ना। सो जियोमॉर्फोलॉजी बेसिकली है क्या? इन जियोमॉर्फोलॉजी वी स्टडी द रिलीफ फीचर्स। ठीक है, अभी आपको ये बहुत वेग सी स्टेटमेंट लगेगी, बट डोंट वरी, बेयर विद मी। जब हम जियोमॉर्फोलॉजी में अंदर एंटर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिन रिलीफ फीचर्स को हम स्टडी करेंगे उन रिलीफ फीचर्स का ओरिजिन हम ढूंढेंगे कहाँ से आया है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी एज द नेम सजेस्ट वी स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ जियो। अर्थ की मॉर्फोलॉजी हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि अर्थ के रिलीफ फीचर्स को समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, और इन रिलीफ फीचर्स के ओरिजिन्स को ढूंढते हैं हम कि इन रिलीफ फीचर के ओरिजिन कहाँ से जो है वो निकलेंगे इनके ओरिजिन, राइट। और उनके कारण क्या हैं? तो दो बेसिक कारण आपको दिखेंगे, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से आपको इनके ओरिजिन होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, एंडोजेनिक या एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनिक। अभी भी ये टर्म जो है वो आपको क्लियर नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं, अभी बेसिक बिल्कुल मैं टर्म मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस एज द नेम सजेस्ट, अंदर से, इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के इंटीरियर में जो भी फोर्सेस लग रही हैं उसकी वजह से अर्थ की सरफेस के ऊपर किस तरह के रिलीफ फीचर्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड्स हैं, उनकी वजह से जो रिलीफ फीचर्स डेवलप होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं या उनमें कोई चेंजेस आते हैं, उन्हें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी इज व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि ज्योग्राफी में हम स्टडी क्या करते हैं। सो अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं
तो आप बिल्कुल भली भांति समझते हैं व्हाट वी स्टडी इन ज्योग्राफी। इन ज्योग्राफी वी स्टडी दी वेरिएशंस। ठीक है, हम बदलाव को समझ रहे हैं। वेरिएशंस ये कहां आ रहे हैं? वेरिएशंस आ रहे हैं स्पेस और टाइम में। सो स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि समय के साथ किसी भी एक स्पेस में, किसी भी एक रीजन में क्या बदलाव आ रहे हैं, वी स्टडी दैट अंडर जियोग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी को समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि किस तरह हमें ज्योग्राफी फॉलो करनी है। ठीक है, अब ये फिर से मैं बेसिक्स में आपको इसलिए ले जा रहा हूं बिकॉज दिस इज अ न्यू सेक्शन। सो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी अगर जुड़ रहे होंगे तो उनको मैं एक बार स्पीड में ले आऊं, है ना, वो भी एक बार समझ लें कि हमारी अप्रोच जो है वो क्या है। ठीक है, सो ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना है? ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को समझना है ना। सबसे पहले ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को समझना है एंड देन हमें उन कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है? अप्लाई करना है। ठीक है, सो ज्योग्राफी के दो बेसिक तरह के कॉन्सेप्ट्स हमें समझने हैं, फिजिकल एंड दूसरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स। सो फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, इन दी ह्यूमन ज्योग्राफी पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ज्योग्राफी कह लीजिए, ह्यूमन ज्योग्राफी कह लीजिए, और रिसोर्सेस, मिनरल्स, इन सभी को हम स्टडी करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। बट वंस वी कवर दी होल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, राइट, दैट मीन्स क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी कवर कर चुके हैं, आफ्टर वी कवर दी जियोमॉर्फोलॉजी ऑल्सो, वी विल अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और एप्लीकेशन हम कहां पर देखते हैं इनके? इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड पर। ठीक है, तो दैट विल डेवलप इनटू योर इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। सो फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए हम उनको, राइट, while understanding the concepts of physical geography we are applying those concepts on world also. So physical geography समझते हुए हम साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स एप्लीकेशन वाला पार्ट का एक जो पार्ट है एप्लीकेशन में, दैट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो हम फिजिकल ज्योग्राफी समझते हुए ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, वंस वी विल कवर होल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, उसकी एप्लीकेशन हम वर्ल्ड पर एक बार देख चुके होंगे, देन वी विल अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स ऑन इंडिया, और दैट विल डेवलप इनटू इंडियन ज्योग्राफी या इंडिया में भी फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन geography and then we will apply those concepts on world and India. While understanding the concepts of human geography, we will simultaneously apply those concepts on world, and then after that we will apply those concepts on India so that we will understand the Indian human geography. ठीक है, तो ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारा अप्रोच है, राइट। सिलेबस को किस तरह हम कवर कर रहे हैं, ये सिलेबस को पढ़ने का हमारा अप्रोच है। नेक्स्ट हमारी अप्रोच है इंटीग्रेटिव स्टडीज। ठीक है, इंटीग्रेटिव स्टडीज में हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, प्री के लिए हम उठा रहे हैं सभी फैक्ट्स को, मेंस के लिए हम तैयार कर रहे हैं सारा का सारा एनालिसिस, और इंटरव्यू के लिए हम करंट अफेयर्स लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपको प्री और मेंस दोनों में ही मदद करेंगे, एज वेल एज इंटरव्यू में तो आपको मदद करेंगे ही। ठीक है, बिकॉज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना है अगर, तो केवल प्री के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करना है, प्री इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। और इंटरव्यू में अगर आपको इंटरव्यू की कॉल अगर आपको आ रही है, दैट मींस मेंस में आपने एटलीस्ट 40, 45, 48% तो है स्कोर जो है वो किया ही है, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है 1750 में से। ठीक है, दैट मीन्स इंटरव्यू में अगर आपको इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन आया है, सो आप एटलीस्ट 100 मार्क्स तो स्कोर करने की स्थिति में होंगे ही अगर आप मेंस क्लियर जो है वो कर चुके। ठीक है, उसके बाद आप इंटरव्यू, आप अपने स्कोर को 170 प्लस ले जाने का एफर्ट आप उसके बाद लगाते हैं। ठीक है, बट एटलीस्ट आप 100 मार्क्स तो ले ही आएंगे अगर आप मेंस जो है वो क्रैक कर चुके हैं। सो हमारे लिए एक्चुअल जो परीक्षा है वो क्या है? मेंस। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करने का जो क्रक्स है वो है मेंस, और मेंस में क्या लिखने हैं आपको? आंसर। तो आपको आंसर राइटिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो विद एवरी सेशन, हर एक सेशन में मैं आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करूंगा जिसका आंसर आप मुझे लिखकर टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करेंगे, जहां पर मैं उन्हें चेक कर सकूंगा। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में भी मैं ऑलमोस्ट क्लाइमेटोलॉजी और उसके बाद फिर
ओशियनोग्राफी में भी मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहा, बट अब जियोमॉर्फोलॉजी से हम क्वेश्चन की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे और मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी के क्वेश्चंस भी सेशंस के बीच में देता रहूंगा, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स को तो मैं कवर करता चल ही रहा हूं, साथ ही साथ जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं वहां से भी आप रिमेनिंग फैक्ट्स जो हैं वो पिक कर सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक बुक्स जो आपको स्टडी करनी है मैंने आपको बताया ही, आपको एनसीईआरटी अगर आप कवर करते हैं तो रिमेनिंग फैक्ट्स वहां से निकल आएंगे, ठीक है। आपको ज्यादा हायर स्टैंडर्ड की बुक्स पर जाने की जरूरत ही नहीं है। जो मैं क्लास में कवर करा रहा हूं, मैं जो क्लास में नोट्स दे रहा हूं, प्लस एनसीईआरटी से आपके प्रीलिम्स रिलेटेड सभी फैक्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। और क्लास में जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट का एनालिसिस देता हूं दैट इज सफिशिएंट फॉर मेंस, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस ऑल्सो, राइट, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कितनी करते हैं। और फिर इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स, वंस वी कवर दी होल ऑफ द स्टैटिक पार्ट देन वी विल एंटर इनटू द डायनामिक पार्ट। और ज्योग्राफी से रिलेटेड पिछले 2-3 सालों के जितने भी डायनामिक क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लेकर आएंगे, और वो सभी डायनामिक क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स मेंस टिल इंटरव्यू तक के लिए मदद करेंगे। दिस इज आवर इंटीग्रेटिव अप्रोच, ठीक है। सो इंटीग्रेटिव अप्रोच का पहला पार्ट क्या है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए तैयार करना है। दैट मीन्स डायनामिक और स्टैटिक दोनों आपको तैयार करना है, ठीक है, पूरी तरह। एंड देन आपको इंटीग्रेटिव स्टडी में एक और पॉइंट ध्यान रखनी है, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। दैट मीन्स ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन सभी को कनेक्ट करके पढ़ना है। यानी ज्योग्राफी के अंदर जो सब सब्जेक्ट्स हैं, राइट, दैट मीन्स इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच भी रखनी है आपको, एज वेल एज ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी या हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री या इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हुए भी आपको ज्योग्राफी के आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस जो है वो करनी है। दैट इज योर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो रेगुलरली मेरे सेशंस अटेंड करते हैं वो तो इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं ही, ठीक है। बट नेवरदलेस सिंस इट इज अ न्यू सेक्शन, राइट, मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं कि हम क्या अप्रोच जो है वो रख रहे हैं पढ़ने के लिए, राइट। सो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम पहले फिजिकल कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें हम क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद जियोमॉर्फोलॉजी, राइट। एंड हम क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को वर्ल्ड पर अप्लाई भी कर चुके हैं, और जियोग्राफी पढ़ते हुए भी हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स को वर्ल्ड पर अप्लाई करते रहेंगे। वंस आर फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट इज कवर्ड देन वी विल एंटर इनटू इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। ऑलराइट, ये हमारी अप्रोच जो है वो सिलेबस के लिए रहेगी। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, केवल प्री को क्रैक करना नहीं है आपने। असल जो युद्ध है, असल जो लड़ाई है, अगर मैं इसको युद्ध कहूं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को, सो दैट इज मेंस। और मेंस के लिए क्या चाहिए आपको, आंसर्स। क्यों चाहिए आंसर्स आपको मेंस के लिए, थोड़ा सा मैं आपको कंपटीशन का अगर झलक दे दूं, कंपटीशन किन से है आपका, तो 5 फोल्ड कंपटीशन है, राइट। सबसे पहले उन लोगों से आपकी टक्कर है जिनकी इस बार के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में रैंक तो आ गई बट उनको प्रॉपर आईएएस नहीं मिला। आपको क्या लगता है, क्या वो लोग फिर से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं देंगे? बिल्कुल दे रहे होंगे। सबसे पहला कंपटीशन वो है आपके, राइट। दैट मीन्स ऐसे ऐसे एस्पायरेंट्स जिनका एक बार रैंक आ चुका है, अदर सिविल सर्विसेज उन्हें मिल चुकी है, बट उनको प्रॉपर आईएएस नहीं मिला, तो वो फिर से एग्जामिनेशन देंगे। सबसे पहली टक्कर आपकी उन लोगों से। दूसरे, ऐसे एस्पायरेंट्स जिनकी रैंक नहीं आई, राइट, रैंक नहीं निकली इस बार, बट उनको इंटरव्यू के लिए कॉल जरूर आई थी। हो सकता है वो एक या एक से ज्यादा इंटरव्यू जो है वो दे चुके हों, ठीक है। बोथ के लिए एक बात जो है वो कॉमन है कि या तो इनका हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट हो, या तो इनके पास अटेम्प्ट जो है वो कुछ बचे होंगे। तो दूसरे ऐसे हैं जिनकी रैंक नहीं आई बट उनको इंटरव्यू की कॉल जो है वो आ चुकी है, वो भी आपसे ऊपर ही है प्रेपरेशन में। तीसरे ऐसे जिनको इंटरव्यू की कॉल जो है वो इस बार नहीं आई बट मेंस उनका ऑब्वियसली काफी अच्छा जो है वो उन्होंने लिखा था, बट उनको इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। हो सकता है लास्ट टाइम आई हो, इस बार नहीं आई, हो सकता है उनका लास्ट अटेम्प्ट था, हो सकता है उनके पास अटेम्प्ट बचे हो, बट वो मेंस जो है वो मल्टीपल टाइम्स तो लिख ही चुके हैं, ठीक है। एंड दे आर एट द वेरी वर्ज कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम उनको इंटरव्यू की कॉल भी आ जाए। चौथे ऐसे लोग हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, राइट, जिनका आखिरी अटेम्प्ट है, वो पूरा जी तोड़ मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस बार क्रैक करने के पूरे मूड में हो। और पांचवें पायदान पर हैं आप सभी लोग, रेस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स। अगर आप इन चारों में नहीं है तो पांचवें स्थान पर आप हैं। इनमें से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आज तक कभी प्री नहीं, हो सकता है कि प्री दिया ही ना हो, और दिया है तो क्रैक नहीं हुआ, राइट। या ऐसे स्टूडेंट्स
जिनका मेंस कई बार लिख चुके हैं बट इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, वो तो हमारे थर्ड पायदान पर हैं। ठीक है, सो आप देख लीजिए, आप यहां पर हैं और इन लोगों से आपका कंपटीशन है। 3 से 5 लाख लोग भी अगर प्री में बैठते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, और अगर मान लीजिए 750 के अराउंड अगर सिविल सर्विसेज की पोस्ट जो है वो अगर यूपीएससी रखता है, ठीक है, इनको सिविल सर्वेंट बनाना है, तो आप देख लीजिए कि आप जो है वो कहां पर लाई कर रहे हैं इस हायरार्की में, कौन जो है वो सिविल सर्वेंट बनेगा। तो इन टॉप के जो 2 हैं मैक्सिमम सिविल सर्वेंट्स यहां से निकलेंगे। ठीक है, तो आपको इन टॉप के 2 में पहुंचना है, एंड द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द टॉप, ये टॉप 2 में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिंपली क्या है, आंसर का। राइट, कि इन स्टूडेंट्स ने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपसे ज्यादा की है। समझ रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी अ सिविल सर्वेंट। प्रीलिम्स तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, या इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई कैन से दैट विद कॉन्फिडेंस कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत ही जी तोड़ जान से अगर आप मेंस के लिए प्रैक्टिस करते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक बातें, नई सीरीज, नया जो है वो सेक्शन शुरू हो रहा था, तो सेक्शन शुरू होने से पहले 10-15 मिनट मैंने आपका ले लिया, ताकि मैं आपको एक बार रियलिटी चेक दे दूं कि कंपटीशन जो है वो किन लोगों से, इन लोगों से आपका कंपटीशन है। और ये कितने हैं, आपको क्या लगता है ये लोग कितने होंगे जिनकी रैंक निकली, आईएएस नहीं बने? 600 के अराउंड ये लोग होंगे मान लीजिए रफली। ठीक है, तो ये 600 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 750 के अराउंड मान लीजिए टोटल सिविल सर्विसेज की सीट है, तो 600 लोग तो ऐसे एग्जाम दे रहे हैं जो ऑलरेडी रैंक निकाल चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग जो रैंक नहीं निकाले, जिनको इंटरव्यू की कॉल आई थी, मान लीजिए ऐसे लोग जो हैं वो रफली मान लीजिए 5000 के आसपास ऐसे लोग हैं। ठीक है, वैसे ज्यादा कम भी हो सकते हैं बट 5000 रख लेते हैं। तो ये है, इन लोगों से है आपका कंपटीशन, ऐसे 5-6 हजार लोग जो कि अपनी प्रिपरेशन की इस सीमा पर है, जिनको जिनको इंटरव्यू का कॉल आ रहा है, राइट, या जिनको इंटरव्यू में इनवाइट किया जा रहा है। दैट मीन्स वो मेंस में एटलीस्ट 40 से 45 या 50%, 45-48% जो है वो स्कोर कर रहे हैं। इतना ही स्कोर करना है मेंस में। 1750 में से कितने मार्क्स आपको लगते हैं कि चाहिए आपको? 700 के अराउंड, 750 के अराउंड आपको मार्क्स चाहिए ताकि इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। ठीक है, या इंटरव्यू के लिए आपको इनविटेशन आ जाए। और अगर आप इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं यहां पर, तो 100 मार्क्स तो आप इंटरव्यू में ले ही आएंगे। ठीक है, सो बार बार मैं बोलता हूं, हर सेशन में ये बात बोलता हूं कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड राइटिंग आंसर, स्टार्ट नाउ। अगर आप 2022 के एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं और अगर आपने आंसर लिखना अभी शुरू नहीं किया है, तो आप सोच कर देखिए, ये जो लोग टॉप 2 में जो ये लोग बैठे हैं, ये अराउंड 2-3 हजार क्वेश्चंस लिख चुके होंगे। 3-3 घंटा आंसर लिखने की प्रैक्टिस इनको आपसे बहुत ज्यादा है। 3 घंटे में 4000 वर्ड लिखना कोई हवा नहीं है, मुश्किल है, हाथ खत्म हो जाता है। और यूपीएससी क्या ढूंढता है? ऐसे कैंडिडेट्स को मार्क्स ज्यादा मिलते हैं जो 3 घंटे में पूरे एग्जामिनेशन में एक कंसिस्टेंसी से लिख सके। वो भी समझते हैं कि हाथ थक जाता है कुछ टाइम बाद, लेकिन वो कुछ परसेंटेज का ही आपको जो है वो ग्रेस देंगे, कि हो सकता है कि 1 या 2 घंटे बाद इस स्टूडेंट का हाथ थक गया है, तो हाँ, हैंड राइटिंग थोड़ी कमजोर हो गई है। ठीक है, सो हैविंग ऑल ऑफ दीज इन माइंड, आप जो है वो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करें। और अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं आपको इस तरह के इनसाइट के साथ ही पढ़ा रहा हूं, ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। ऑल राइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी में जो सबसे पहली चीज हमें शुरू करनी है, दैट इज हमें एक बार सिलेबस देखना है कि हमें जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना क्या है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी ना, सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला चैप्टर जो जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे, 2 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, वो है, मैंने आपको बताया ही, दैट इज इंटीरियर। इसको लिख लें आप लोग, इंटीरियर ऑफ अर्थ। और इंटीरियर ऑफ अर्थ हम समझेंगे किसकी मदद से? एंड सिज्मिक वेव्स। ठीक है, सिज्मिक वेव्स की मदद से हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझेंगे इन द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ठीक है, इन द फर्स्ट 2 सेशंस, आज का और जो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है उसमें। ऑलराइट, देन आफ्टर वी विल स्टडी कि धरती के ऊपर है ना, धरती की सरफेस के ऊपर जो हमारा लिथोस्फेयर है,
इसमें जो ब्रॉडली बड़े आपको जो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं वो क्या हैं? वो हैं जो कॉन्टिनेंट्स हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन है वो क्यों है, किस वजह से है, राइट? या पास्ट में कैसी रही होगी या फ्यूचर में कैसी हो जाएगी, ठीक है? जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो आकर यूरेशियन प्लेट से टकराया, अफ्रीका अगर दो हिस्से में स्प्लिट हो रहा है तो, राइट? जो सदर्न और नॉर्दर्न अमेरिका है अगर वो पैसिफिक की साइड मूव कर रहे हैं, तो ये सभी क्यों है, कैसे समझे हम इन्हें, राइट? तो उसके लिए कोई थ्योरी जो है वो स्कॉलर्स ने दी होगी और स्कॉलर्स ने एक्सेप्ट भी करी होगी, राइट? इसलिए मैं थ्योरी बोल रहा हूँ। इट इज नॉट इफ इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट इज अ थ्योरी। अगर यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये लॉ में बदल जाता है, लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स, है ना? बट ये थ्योरी है। और कौन सी थ्योरी हम पढ़ेंगे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो कॉन्टिनेंट्स जो मूव कर रहे हैं उनको समझने के लिए पहले स्कॉलर्स ने दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बट जैसे जैसे मॉडर्न साइंसेज ने डेवलपमेंट करी, कॉन्टिनेंटल ये जो मूवमेंट है या जो अर्थ की क्रस्ट पर जो भी हमें मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, उनको समझने के लिए एक बेटर थ्योरी सामने आई जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। And on the basis of this plate tectonic theory, we will try to understand the origin, formation, and the variations in the various features like volcanoes. वॉल्केनोज को समझेंगे हम, सेपरेट चैप्टर्स रहेंगे ये, ठीक है? हम अर्थक्वेक को समझने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि सुनामी कैसे जनरेट होती है। मैंने सुनामी के बारे में कुछ बेसिक्स आपको ओशिनोग्राफी में भी कवर कराए थे। एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है? डिफरेंट माउंटेन्स कैसे बने। तो ये जो ओरोग्राफिक फीचर्स हैं या फिनोमेना लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, ये सभी कैसे डेवलप हुए हैं, या फिनोमेना लाइक वॉल्केनोज, इन सब के पीछे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्या हाथ है, हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, दैट विल बी वेदरिंग एंड इरोजन, right? With weathering and erosion we will actually be understanding the role of exogenic forces. एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं उनका रोल हम समझने की कोशिश कर रहे होंगे यहाँ पर। वेदरिंग एंड इरोजन कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अरावली हिल्स हैं, तो अरावली हिल्स को जब हम स्टडी करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि कभी हिमालय जैसी हाइट्स थी अरावली हिल्स की, बट अभी बहुत कम हाइट रह गई है, 1000 मीटर्स, 1100 1200 मीटर्स, राइट? हाइट रह गई है उनकी। तो इतना वो कम कैसे हो गए, राइट? सो जो विंड्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, राइट, इन सभी चीज़ों की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये वेदर कर गई या इरोड कर गई। तो वेदरिंग एंड इरोजन समझने की कोशिश करेंगे। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दी लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। वी विल नॉट गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल, जिस तरह की एनसीईआरटी में लैंड फॉर्म्स को लेकर डिटेल दी है या अन्य बुक्स में, जो अन्य आपको रेफरेंस बुक्स कई बार सुनने को मिलती हैं, उसमें जो डिटेल्स दी हैं उतने ज़्यादा लैंड फॉर्म्स को स्टडी नहीं करेंगे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हम केवल उन्हीं लैंड फॉर्म्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, या जिनको भी हम स्टडी करेंगे उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? एंड एट द वेरी लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द रॉक्स, ठीक है? अर्थ की सरफेस पर, राइट, अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा नीचे जो रॉक हमें देखने को मिलता है, ओशन बॉटम में किस तरह की रॉक्स, सो बेसाल्ट रॉक्स, ग्रेनाइट बेस्ड रॉक्स, राइट, डिफरेंट मिनरल्स, इन सभी को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस विल बी आर सिलेबस फॉर जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है? सो अराउंड 10 के अराउंड चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 एंड 10। These 10 chapters we have to cover under geomorphology, ठीक है? सो हर एक चैप्टर के लिए आप मानकर चलिए ऑन एन एवरेज एक सेशन होगा। इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड सिस्मिक वेव्स के लिए यहाँ पर 2 सेशंस जो हैं वो हो सकते हैं। हो सकता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर भी 2 या उससे ज़्यादा सेशंस जो हैं वो आपको देखने को मिले, बट दिस विल बी दी जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है? सो मेक श्योर कि आप इस पूरी सीरीज के साथ थॉरली जुड़े रहें, एंड मेक श्योर कि जो पिछली सीरीज रही हैं,
क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, आप उन्हें भी कवर करें, देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंडियन ज्योग्राफी। आप सीधा इंडियन ज्योग्राफी उठा लेते हैं और आप रटना शुरू कर देते हैं, नहीं। देखिए, आई विल प्रोवाइड यू दी कॉन्सेप्ट्स, मैं आपको द फिजिक्स बिहाइंड जो लग रही है, राइट, मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप समझते हैं कि हमारी थोड़ी सी कंसेप्चुअल अप्रोच रहती है, बट दैट डजंट मीन दैट वी विल नॉट कवर द फैक्ट्स, राइट। हमारी थोड़ी कंसेप्चुअल अप्रोच रहेगी, हम थोड़ा एनालिसिस करते हुए चलेंगे, सो दैट वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज जो मैं आपके लिए मेंशन करना चाहता हूं वो ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो साथ में पैरेलल चलेंगी एज स्पेशल क्लासेस। ठीक है, इन दी स्पेशल क्लासेस नाउ, अब देखिए ओशियनोग्राफी मेरा कवर हो गया, ठीक है, हमारा ओशियनोग्राफी कवर हो गया, तो अब स्पेशल क्लास में मैं ओशियनोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ठीक है, जो कि प्रीलिम्स के लिए भी होंगे एज वेल एज मेंस के लिए भी होंगे, दैट मींस वी विल डिस्कस बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द स्पेशल क्लासेस। सो आपको स्पेशल क्लासेस भी रेगुलर अटेंड करनी है, वो आपको सप्लीमेंट करेंगी। ठीक है, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी का खेल, वर्ड लिमिट में कैसे रहा जाता है, क्या चीज इंक्लूड करनी है, क्या चीज एक्सक्लूड करनी है, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट in the special classes. All right, now let us start with today's session. So in the today's session we have to understand the interior of earth and seismic waves, या better ये रहेगा कि हमें interior of earth समझना है with the help of seismic waves। ठीक है, so ये टॉपिक लिखा ही है, interior of earth and seismic waves हमें समझना है। so interior of earth जो टॉपिक है उसको हम समझेंगे इन दी नेक्स्ट सेशन। कल जो सेशन आएगा उसमें हम इंटीरियर ऑफ अर्थ देखेंगे, क्या है अर्थ के अंदर। बट उससे पहले आज के सेशन में वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सिस्मिक वेव्स, कि किस तरह सिस्मिक वेव्स की मदद से हमें पता चला कि अर्थ के अंदर क्या है। फिर हम अर्थ के इंटीरियर का कंपोजिशन देख लेंगे कि कोर में क्या है, इनर कोर में क्या है, आउटर कोर में क्या है, इनर मेंटल आउटर मेंटल क्रस्ट में क्या है, राइट, केमिकल कंपोजिशंस क्या है, वो सभी हम समझेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। बट इन टूडेज सेशन वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ सिस्मिक वेव्स, ठीक है, दैट इज द एनालिटिकल पार्ट, माइंड इट, ये एनालिटिकल पार्ट है कि किस तरह सिस्मिक वेव्स की मदद से हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, सो इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या है, आप लोग जानते ही हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, बट हम फॉर द टाइम बीइंग ये मानकर चल रहे हैं कि हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अगर हम अर्थ के अंदर खुदाई करने की कोशिश भी करते हैं, सो द डीपेस्ट वी हैव एवर बीन इनसाइड अर्थ इज अराउंड 12 किलोमीटर। रिसेंट डेवलपमेंट हो सकता है और ज्यादा हुई हो, बट अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंटेड कितना है कि हम आर्कटिक ओशन में 12 किलोमीटर तक अर्थ के अंदर जो है वो खुदाई करके देख चुके हैं। बट हम फिर भी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्रस्ट और मेंटल और कोर है? ठीक है, 60 अराउंड 6400 किलोमीटर्स, राइट, विच इज द डायमीटर ऑफ अर्थ। सो अर्थ के अंदर हम 6400 किलोमीटर्स तक क्या है उसके बारे में हम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं, जबकि हम केवल 12 किलोमीटर ही अर्थ के अंदर गए हैं। तो आज हमें यह समझना है कि ऐसी कौन सी स्टडीज है जिन स्टडीज के माध्यम से वी केम टू द कंक्लूजन कि अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, सो फॉर दैट वी हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में, यानी द एक्चुअल इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन। बट फर्स्ट इन द टुडे सेशन वी हैव टू अज्यूम दैट वी डोंट नो व्हाट इनसाइड अर्थ, सो वी विल परफॉर्म सम स्टडीज। हम कुछ स्टडीज करेंगे, हम कुछ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस के बारे में समझेंगे, जिनके माध्यम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या होगा। ठीक है, सो आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा एनसीईआरटी, अगर आप क्लास 11-12 की उठाएं, राइट, फिजिकल ज्योग्राफी 11th की किताब अगर आप नए वाली उठाते हैं तो उसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ टॉपिक काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप उसको रीड जो है वो जरूर करेंगे। ठीक है, सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज की कहानी है। सबसे पहले तो डायरेक्ट और हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, सो देखिए, हर सेशन में वैसे तो मैं आपको रनिंग नोट्स प्रोवाइड करूंगा इन विच आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, राइट, बट ऑल्सो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड पीडीएफ, राइट, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, रिटन आपको जो है वो डेफिनेटली नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, लाइक दिस, इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या है।
So study of interior of earth is generally undertaken by geologists. Now mind it, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन है वी स्टडी दैट अंडर जियोग्राफी. अर्थ के सरफेस के नीचे जो स्पेशल और टेम्पोरल वेरिएशंस है वी स्टडी अंडर जियोलॉजी. ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स ऑफ जियोलॉजी आर टर्म्ड एज जियोलॉजिस्ट. आर करंट इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम द स्टडीज ऑफ पाथ्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थक्वेक. तो हमें अभी कहां से पता है अर्थ के अंदर क्या है? तो हम अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पाथ, किस तरह जो है वो अर्थक्वेक बिहेव करता है, वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं, वहां से पता चल रहा है हमें, है ना. वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू द अर्थ एज वेल एज फ्रॉम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. नेक्स्ट चीज हमें क्या पता है, हमने लैब में ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी हैं, ऐसे प्रेशर्स एंड टेम्परेचर क्रिएट करे हैं जिससे हमें अंदाजा लगता है कि अंडर दोज प्रेशर्स एंड टेम्परेचर डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं. सो वहां से हमने अजम्पशंस क्रिएट करे कि हाँ अर्थ के केमिकल कंपोजिशन, अर्थ के इंटीरियर के केमिकल कंपोजिशन क्या रहे होंगे या क्या रहते होंगे, राइट. ऑन द सरफेस मिनरल्स एंड रॉक्स एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, पहली चीज. अदर इंपॉर्टेंट डेटा अबाउट अर्थ इंटीरियर कम्स फ्रॉम जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड स्टडीज ऑफ अर्थ मोशन इन सोलर सिस्टम. और कहां से पता चलता है हमें? जो सरफेस रॉक्स है उन्हें हम स्टडी करते हैं, या अर्थ जो सोलर सिस्टम में घूम रही है, अर्थ की ग्रेविटी, टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड्स, इन सबको स्टडी करके भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है. अब आपको पता चलेगा, मैं केवल बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं एंड आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू रीड ऑल ऑफ दीज, राइट. आई एम जस्ट एक सुपरफिशियल रीडिंग अभी मैं आपको करा रहा हूं बिकॉज आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज ना. ठीक है. अच्छा, मोस्ट ऑफ द नॉलेज अबाउट द अर्थ इंटीरियर इज लार्जली बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट सोर्सेस. अर्थ के इंटीरियर के बारे में मैक्सिमम जानकारी हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज से मिल रही है, डायरेक्ट सोर्सेज से नहीं मिल रही है, बिकॉज डायरेक्ट सोर्सेज आर द सोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर अस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. या हम थोड़ा सा हमने खोद कर जो है वो उन्हें निकाल लिए. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा केवल 12 किलोमीटर तक हम जा सके, वहां तक हमें जो सोर्सेज मिले, या अर्थ के अंदर से जो मैग्मा वगैरह बाहर आ जाता है उधर से हमें पता चल जाता है कि अर्थ के अंदर क्या है. ठीक है, जो कि सफिशिएंट नहीं है. सो डायरेक्ट सोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट to clearly get a picture of what is going on inside our earth. To understand what is going on inside our earth, we have to rely on the indirect sources, right. Yet a part of information is obtained through direct observations. ठीक है, क्या है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस? जैसे कि जो रॉक मटेरियल हमें मिल रहे हैं, वोल्केनिक एरप्शन से मिल रहे हैं, हमने खुदाई करी है, डीप ओशियन ड्रिलिंग हम कर रहे हैं. ठीक है, कोला में हमने 12 किलोमीटर तक खुदाई करी है, राइट. अर्थ में हमें जो है वो अर्थ के ओशियनिक रीजन में डिफरेंट डेप्थ्स देखने को मिलती हैं, तो जो ट्रेंचेस हैं उस ट्रेंचेस में हम जाकर थोड़ा खुदाई कर सकते हैं कि क्या है अर्थ के अंदर. इनडायरेक्ट सोर्सेज जो है वो हमें ज्यादा मदद कर रहे हैं, जैसे कि मीटियोराइट्स हैं, है ना. मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एंड वेन एवर अ मीटियोराइट एंटर्स अर्थ, ठीक है, एक मीटियोराइट अगर अर्थ में एंटर कर रहा है, जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर करेगा तो वो बर्न होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो क्या देगा, उसे रेजिस्टेंस देगा. ठीक है, बाय द टाइम इट रीचेस ट्रोपोस्फियर, बहुत छोटा रह जाता है वो. दैट मीन उसकी आउटर लेयर जो है वो क्या हो गई, जल गई. तो बचा क्या? बचा उस मिट्योर का इंटीरियर. अगर वो मिट्योर जो है वो आकर अर्थ पर गिर जाता है तो जब हम उस मिट्योर को स्टडी करते हैं तो बेसिकली हमारे पास उस मिट्योर का कोर पहुंचता है. तो हम वहां से अंदाजा लगाते हैं कि अगर मिट्योर के कोर में इस तरह के मेटल्स हैं, अगर मिट्योर के कोर की इस तरह की डेंसिटी, इस तरह की कंपोजिशन है, तो अर्थ के कोर की भी, अर्थ के इंटीरियर में भी कुछ ऐसा ही जो है वो कंपोजिशन या डेंसिटीज जो है वो रहती होंगी. ठीक है, राइट. सो अर्थ के अंदर एक्चुअली में क्या है वो हमें क्लियरली नहीं पता है, बट मिट्योर के कोर में हमें निकल और आयरन देखने को मिलता है. एंड अगेन व्हेन वी ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो हम थोड़ा बहुत कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ अर्थ के कोर में भी शायद हो सकता है निकल एंड आयरन हो. क्यों? क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड भी तो देखने को मिल रहा है अर्थ का, राइट. नेक्स्ट चीज, हमें टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी वगैरह से अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है, राइट. जैसे कि अर्थ के आप इंटीरियर में जाएं तो हर शुरुआत में हर 32 मीटर्स पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा. दैट मीन्स एज वी गो डाउन, राइट, जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर राइज होता जाएगा.
सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मान लीजिए इफ दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ एंड यू स्टार्ट डिगिंग, राइट, और आप यहां तक पहुंच गए तो आपके ऊपर इतनी अर्थ है, सो दैट मीन्स जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। डेंसिटी का हमें कैसे पता चला? हमें मिट्योर के कोर में पता चला कि मिट्योर का कोर जो है वो ज्यादा डेंस है उसके आउटर लेयर से, राइट। सो अर्थ भी कुछ इसी तरह बिहेव कर रही होगी, ठीक है। सो अर्थ के जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर प्रेशर ये सभी बढ़ता जा रहा है, तो जो रॉक्स हैं, राइट, जो भी अर्थ के इंटीरियर में रॉक्स हैं वो इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो क्या बेसिकली क्या हो जानी चाहिए? मेल्ट हो जानी चाहिए, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो मेल्ट भी नहीं हो पा रही, राइट। टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो मेल्ट हो जानी चाहिए, प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो मेल्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो वो रहती तो सॉलिड स्टेट में है, बट वो एक इलास्टिक नेचर लेके रखती है अपने अंदर, एक प्लास्टिक की तरह बिहेव करती है, ठीक है। हमें ये समझ आएगा। At such a constant rate of increase in temperature, Earth's interior should be in molten state. Yet it is not, because the rocks buried under the pressure of several kilometer thickness of overlying rocks melt at a higher temperature than similar rocks at the surface. ठीक है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वही रॉक अर्थ के इंटीरियर में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर पिघलेगी। टेम्परेचर ज्यादा है बट प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पिघल भी नहीं रही है, वो सॉलिड भी नहीं है पूरी तरह, वो थोड़ा सा प्लास्टिक की तरह बिहेव करेंगी रॉक्स, ठीक है। द प्रेशर नियर द सेंटर इज कंसिडर्ड टू बी 3 से 4 मिलियन टाइम्स द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, बट डोंट वरी, मैं इनको इतना रशली इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज। आई जस्ट वॉन्ट यू टू गाइज टू डू अ सुपरफिशियल रीडिंग एट फर्स्ट, सो दैट जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको ज्यादा समस्या ना आए, ठीक है। The molten material under tremendous pressure conditions acquires the property of solid, ठीक है, and is probably in a plastic state. So जो rocks टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो पिघल जानी चाहिए, बट प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वो पिघल भी नहीं रही है, तो वो पूरी तरह सॉलिड रॉक भी नहीं बनती, वो प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रही है। लाइक दिस इज अ प्लास्टिक, ये बेंड हो रहा है, दैट मीन्स इट विल हैव सर्टेन इलास्टिसिटी, अदरवाइज रॉक्स में इलास्टिसिटी नहीं होती है, बट अर्थ के अंदर टेम्परेचर प्रेशर इतना ज्यादा है कि रॉक्स में इलास्टिक बिहेवियर आ जाता है, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर एंड द प्रेजेंस ऑफ हेवियर मटेरियल्स टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, द डेंसिटी ऑफ अर्थ लेयर आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो ट्रेंड क्या है अर्थ के इंटीरियर में? टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, ये ट्रेंड है। एंड द रॉक्स अंडरलाइंग आवर अर्थ सरफेस शोज इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। दे आर नॉट सॉलिड, पूरी तरह जो है वो सरफेस की रॉक्स की तरह बिहेव नहीं करते। द रीजन बिहाइंड इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एंड देन एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एविडेंसेस ऑफ सिज्मोलॉजी। बट माइंड इट, हमें देखिए, मैंने आपको एक बात बहुत बार बार बताई है कि अगर यूपीएससी को एक्सपर्ट्स चाहिए थे तो वो एक्सपर्ट्स हायर करते, ठीक है। जो सिलेबस में रिक्वायर्ड है केवल वही आपको समझना है। अब आपका जो जीएस का सिलेबस है वो इन अदर सोर्सेस पर फोर्स जो है वो नहीं डालता, इन अदर सोर्सेस पर हमें ज्यादा खासा ध्यान नहीं देना। क्यों? बिकॉज ये अदर सोर्सेस हमें केवल क्या बताते हैं कि अर्थ के अंदर ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट क्लियर पिक्चर हमें नहीं मिलती। क्लियर पिक्चर हमें मिलती है विद द स्टडी ऑफ सिज्मोलॉजी, या राइट, दैट मीन्स अर्थक्वेक की स्टडी करने से ही हमें एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है कि अर्थ के अंदर एक्चुअली में क्या है, ठीक है। सो आई विल एक्सपेक्ट यू गाइज टू गो थ्रू ऑल ऑफ दोज स्टेटमेंट्स, बट जो हमारे लिए एक्चुअली पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट इज द स्टडी ऑफ सिज्मिक वेव्स, या सिज्मोलॉजी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ करा रहा हूंगा, ठीक है, जब हम केमिकल कंपोजिशंस की बात करेंगे, देन जो अदर सोर्सेज से निकले हुए जो कंक्लूजन्स हैं उनको हम इंक्लूड कर लेंगे। दैट इज व्हाई मैंने बहुत ऊपर ऊपर से आपको वो पढ़ाए हैं, ठीक है, बिकॉज वी विल गो इनटू द डेप्थ इन द नेक्स्ट सेशन। इन टुडेज सेशन वी विल अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सिज्मिक वेव्स कि अर्थ के अंदर क्या है,
ठीक है, सो आइए अब एंटर करते हैं सिज्मोलॉजी में, सिस्मिक वेव्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विद डिफाइनिंग व्हाट आर सिस्मिक वेव्स। ठीक है, सो सिंस इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन, सो आई विल जस्ट सिंपली डिक्टेट, एक बारी में मैं डिक्टेट कर दूंगा एंड यू विल राइट दोज डाउन। लर्न टू राइट भैया। ठीक है, जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं या जो भी आपके पास बुक्स होती हैं, जहां से भी आप नोट्स उठा रहे हैं, ठीक है, जहां भी आप नोट्स कलेक्ट कर रहे हैं ना, उन नोट्स को एज इट इज कॉपी नहीं करना होता। यू हैव टू फॉर्मुलेट योर ओन सेंटेंसेस। नोट मेकिंग आपको करनी होती है अपनी खुद की सेंटेंस में। ठीक है, दो इन दिस सेशन आई विल डिक्टेट, मैं जो है वो अपनी तरफ से डिक्टेशन आपको दूंगा। ठीक है, दैट डिक्टेशन इज रियली नेसेसरी सो दैट यू डेवलप अ हैबिट ऑफ राइटिंग। दिस इज अ प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, नॉट एनी सबऑर्डिनेट लेवल एग्जामिनेशन, सो दैट यू विल बी गुड विद द फैक्ट्स ओनली और द ट्रिक्स ओनली। ट्रिक्स नहीं चलेंगे यहां पर, लिखने की आदत होनी चाहिए। दैट इज वाई आई विल डिक्टेट ड्यूरिंग द सेशंस statements and you will write those down. I will dictate once, you can always skip backwards and again cover up the statements, right? And you will, if you have got notes or books, you will not copy the books, right? किताब में से अपनी अलग किताब नहीं लिखनी है, आपको अपने खुद के सेंटेंसेस में लिखना है। ठीक है, नोट्स अपने खुद के सेंटेंसेस में बनाने हैं। अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की आदत आ गई, ये आदत आपकी आंसर राइटिंग में डेवलप होगी, माइंड इट। जब भी आप आंसर राइटिंग लिखने लगते हैं, आंसर लिखने लगते हैं, तो अचानक से ब्लैंक क्यों जाते हैं, स्टेटमेंट क्यों नहीं बनते? बिकॉज यू डो नॉट हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग योर ओन सेंटेंसेस। आपको नोट्स कॉपी करने की आदत है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक आज से हमें एक नई प्रैक्टिस शुरू करनी है, एक न्यू प्रैक्टिस हमें शुरू करनी है। ठीक है, वो क्या है? आफ्टर एवरी सेशन, आफ्टर एवरी, एंड नॉट जस्ट फॉर ज्योग्राफी, आफ्टर एवरी सेशन आप सब किताबें विताबें बंद करके एक सेपरेट जो है वो आप प्लेन शीट्स में आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अगेन एक बात मैं और बताना चाहूंगा, इस तरह A4 साइज प्लेन शीट्स लें, उसमें मार्जिन लगाएं, बॉल पॉइंट पेन का यूज करें। ठीक है, ब्लू या ब्लैक कलर्ड, मल्टी कलर्ड या जेल पेन्स का यूज नहीं करना है आपको, बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है और इस तरह आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सो प्लेन शीट लें, मार्जिन लगाएं, आफ्टर एवरी सेशन राइट एटलीस्ट 25 वर्ड्स। ठीक है, कैसे उनको लिस्ट करना है? 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, जो भी उस सेशन में आपने पढ़ा हो, उन की वर्ड्स को आप जो है वो लिखेंगे मिनिमम 25। हर सेशन के बाद मिनिमम 25 कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। ठीक है, डज नॉट नेसेसरली मीन ज्योग्राफी। इस प्रैक्टिस को आज ही आपको अपनाना है। सेकेंड चीज, आपको यू हैव टू राइट इन योर ओन सेंटेंसेस, डू नॉट कॉपी नोट्स और बुक्स। Formulate your own sentences, write in your own sentences. These two practices will develop into answer writing, mind it. And it is the answer writing which will make you a civil servant, not acquiring notes or books or n number of other factual things. That is not necessary. The only most necessary part of becoming a civil servant is your answer writing. Mind that. And it starts from today, that I will start dictating during the sessions and you will start practicing this new मतलब जो मैंने आपको बताया, एक नई प्रैक्टिस क्या बताई है कि आफ्टर एवरी सेशन यू विल राइट कीवर्ड्स, राइट? सो राइट डाउन व्हाट इज सिस्मिक वेव्स। आई विल give you a dictation, I will not repeat since it is a recorded session, you can always go back and write down again. So seismic waves, what are those? Those waves which help in transferring of energy. ठीक है, I will also write down the keywords so that you have मतलब सर्टेन आपको एक जो है वो गाइडेंस मिल जाएगी सेशन के बाद कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं। सो ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी, दोज वेव्स which help in transferring of energy from focus of earthquake to surface of earth. ठीक है, ये है seismic waves. Simply those waves which help in transferring of energy from focus of earthquake to surface of earth, and not just due to, not just, ये लिखिए मत, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि
दैट मीन्स देर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, नाउ दिस डिस्टर्बेंस क्रिएट्स अ सडन जर्क और क्रिएट्स दिस डिस्टर्बेंस जो है वो एक जर्क डिस्टर्बेंस हुई ना, एक सडन जर्क क्रिएट हुआ, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई दैट डिसिपेट्स एनर्जी, एंड नाउ दिस एनर्जी ट्रेवल्स इन 360 डिग्रीज, राइट। एंड दिस 360 डिग्रीज जो ट्रेवल एनर्जी कर रही है, whenever it will reach to the surface of earth, and at the surface of earth with the help of seismographs we will measure these disturbances, या एनर्जी को हम मेजर कर सकेंगे। ठीक है, दैट विल बी आर मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक बट अदर फोर्सेस की वजह से भी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी। ये अर्थ की सरफेस के अंडर हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी अगर करें तो भी इस तरह की डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो क्रिएट होंगी, एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी ट्रांसफर होगी, है ना। और ये एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम द फोकस ऑफ अर्थक्वेक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अभी आपको बहुत टेढ़ी मेढ़ी लगी होगी ये स्टेटमेंट, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, अब हम धीरे धीरे बहुत ज्यादा मेंस की तरफ बढ़ते जाएंगे, राइट। हर सेशन में मैं आपको स्टेटमेंट्स लिखने को बोलूंगा, डिक्टेशन दूंगा, आप लोग लिखेंगे, लिखने की आदत डालेंगे। रनिंग नोट्स तो मैं दे ही रहा हूं, ठीक है, बट यू शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ राइटिंग। ठीक है, नाउ अब देखिए यहां पर हुआ क्या। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और अर्थ की सरफेस के नीचे इस पॉइंट पर दो ऐसे रॉक्स थी। ठीक है, ये दो रॉक्स थी, ये रॉक्स जो है वो एक दूसरे के नजदीक आ रही थी, फोर्स लगा रही हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, नजदीक आ रही हैं, बहुत जोर से नजदीक आ रही हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो जब तक तो जो एनर्जी लग रही है ना, ठीक है, ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एनर्जी लग रही है और एक दूसरे को ये रोक रही है, जब तक तो इस एनर्जी को ये रॉक्स अपने अंदर स्टोर करके रख सकती हैं तब तक तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बट देयर विल बी अ पॉइंट जब इनकी जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है रॉक्स की वो फर्दर एनर्जी को स्टोर करके नहीं रख पाएगी, एंड देयर विल बी अ डिस्टर्बेंस, है ना। एक डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होगी। देखिए इस तरह मान लीजिए दो लेयर्स हैं आपस में ऐसे जो है वो टकरा रही हैं, होगा क्या, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। जैसे ही ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, जो एनर्जी स्टोर्ड थी इतनी सालों से, हजारों लाखों सालों से जो एनर्जी ऐसे लग रही थी यहां पर स्टोर्ड थी, वो अचानक से डिसिपेट होगी। ठीक है, निकलेगी वो एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल ट्रेवल थ्रू व्हाट, दैट एनर्जी विल ट्रेवल थ्रू व्हाटएवर इट इज इन दी सराउंडिंग्स। तो अभी तक हमें नहीं पता है कि सराउंडिंग में क्या है ना। हम अभी इन सिस्मिक वेव्स के माध्यम से पता लगाएंगे सराउंडिंग्स में क्या है, बट ये जो एनर्जी डिसिपेट हुई है ये ट्रेवल करेगी 360 डिग्री में और ये पहुंचेगी कहां, अर्थ की सरफेस तक। और अर्थ की सरफेस पे जहां जहां पर ये पहुंचेगी हम सिस्मोग्राफ्स के माध्यम से मेजर करेंगे इस डिस्टर्बेंस को, इन वेव्स को मेजर करेंगे। ठीक है, दीज आर सिस्मिक वेव्स। अभी भी आपको समझ नहीं आया, चलो थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए यहां से एनर्जी रिलीज हुई, राइट, इज इधर, दिस वाज द फॉल्ट टर्म अभी मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि अर्थक्वेक जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर, वहां पर हम फॉल्ट, फोकस, एपिसेंटर, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बट फोकस टर्म आप ध्यान रख लीजिए। मान लीजिए दिस इज द फोकस पॉइंट जहां पर ये दो रॉक्स जो है वो एक दूसरे को पुश कर रही थी और अचानक से उनके बीच का ये जो बैलेंस था ये टूट गया। ठीक है, और जैसे ये बैलेंस टूटा, एनर्जी जो डिसिपेट हुई वो 360 डिग्री में भागी। ठीक है, तो वो हर डायरेक्शन में भाग रही है एनर्जी, अब हर डायरेक्शन में। सो इट विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ इवेंचुअली, राइट। और जैसे ही सरफेस पर आएगी देन ओनली वी विल बी एबल टू मेजर इट, बिकॉज हम सरफेस के नीचे तो जा नहीं रहे, हम सरफेस के ऊपर जो है वो कोई डिवाइस लगाकर मेजर कर सकते हैं कि अगर कोई डिस्टर्बेंस जो है वो पहुंची है। अब सिंस दिस इज एनर्जी एंड एनर्जी ट्रेवल्स इन वेव्स, माइंड इट, एनर्जी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एनर्जी अगर किसी भी तरह की रिलीज हुई है, इन दिस केस दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, अगर रिलीज हुई है इट विल ट्रेवल इन वेव्स, अगर वो किसी मीडियम से ट्रेवल कर रही है तो। ठीक है, इफ इट इज ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम, अगर मीडियम नहीं भी है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर मीडियम नहीं है तो भी वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है।
राइट, एनर्जी, वहां पर लाइट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है इन द एब्सेंस ऑफ अ मीडियम। बट इन केस ऑफ अर्थ मीडियम मौजूद है, अंदर क्या है, सॉलिड है, रॉक है, गैस है, वो हमें पता नहीं, मीडियम मौजूद है हमें इतना पता है, ठीक है, इन तीनों में से कोई तो मीडियम होगा ही, राइट। सो अगर एनर्जी निकली है, डिसिपेट हुई है, मीडियम मौजूद है, दैट मीन्स एनर्जी विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सो अगर आपने फिजिक्स वाले सेशंस मेरे अटेंड किए हैं तो मैंने आपको ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वहां पर समझाए थे। कोई बात नहीं, अगर आपने फिजिक्स वाले सेशन अटेंड नहीं किए हैं, सो इन दिस सेशन ओनली वी विल आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। नाउ फोकस पॉइंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, ठीक है, एनर्जी डिसिपेट हुई और एनर्जी जो है वो वेव्स के फॉर्म में, राइट, वेव्स के फॉर्म में 360 डिग्री मूव करी और सरफेस पर जब पहुंची देन वी मेजर्ड दैट डिस्टर्बेंस, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स सिस्मिक वेव को आप क्या बोलेंगे, वेव्स जनरेटेड विद अर्थक्वेक, राइट, with the which help in propagating, these waves help in propagating or transferring energy towards the surface of earth। इवेंचुअली चाहे वो अर्थ के सरफेस के अंदर कितनी ही डेप्थ में वो डिस्टर्बेंस हुआ हो, इवेंचुअली क्या होगा, दीज वेव्स विल ट्रांसफर द एनर्जी, या द एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम द फोकस पॉइंट या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फोकस ऑफ द अर्थक्वेक टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर वेव्स। पहली चीज आ गई हमारे पास कि वेव्स क्या है, राइट। वेव्स क्या है, बेसिकली ऐसी वेव्स जो ट्रांसफर, या सिस्मिक वेव्स कौन सी वेव्स हैं जो ट्रांसफर एनर्जी का ट्रांसफर करती है फ्रॉम द फोकस ऑफ अर्थक्वेक टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस किस कारण से हुआ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम स्टडी करेंगे अर्थक्वेक की वजह से, राइट, या फॉल्ट लाइन पर एनर्जी का रिलीज होने की वजह से। अदरवाइज ये अर्थक्वेक जो है वो हमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। दैट्स अ होल अनदर थिंग। नाउ the very next thing that we have to understand is what are the different types। हमें अब नेक्स्ट चीज जो समझनी है, what are the different types of seismic waves। अब इन सिस्मिक वेव्स की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए, these seismic waves are originating under this in the interior of earth। so at first these waves are traveling inside earth's body। अर्थ को अगर एक बॉडी कंसीडर करें आप, जैसे कि मैंने आपको बोला था, इन ज्योग्राफी वी स्टडी दी स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। इन फिजिक्स वी स्टडी दी वेरिएशंस ऑन अ बॉडी। सो ध्यान दीजिए, सिस्मोलॉजी में फिजिक्स जो है वो बहुत ज्यादा लग रही है यहां पर, राइट। सो अर्थ को अगर आप एक बॉडी कंसीडर करें और उस बॉडी में होने वाले वेरिएशंस, चेंजेस को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उस बॉडी के अंदर ही ये अचानक से एनर्जी रिलीज हुई है और वेव्स के फॉर्म में वो एनर्जी ट्रेवल कर रही है। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स विल बी सिंपली बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स ऐसी सिस्मिक वेव्स हैं विच आर ट्रेवलिंग इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रही है। बट अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बोला, दीज वेव्स विल ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम द फोकस ऑफ अर्थक्वेक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। That means eventually these waves will reach the surface of earth, and whenever they will reach the surface of earth, ठीक है, मीडियम चेंज होगा। समझ रहे हैं ना, डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रहा है। देर विल बी अ चेंज ऑफ मीडियम, देर विल बी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं यहां पर थोड़े थोड़े, ध्यान रखिएगा आप। सो वेव्स इंटीरियर से सरफेस तक पहुंची, तो सरफेस पर जाते ही उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द मीडियम। So the second type of waves will be surface waves। So basically there are two type of waves, body waves and surface waves, and two type of seismic waves, body waves and surface waves, and we are concerned in this topic with the body waves because body waves are further of two types, primary waves and secondary waves। Right, and surface waves are also of two types, love waves
and Rayleigh waves. So since we are here to understand the interior of Earth, right, interior of Earth, we are not yet understanding what is on the surface of Earth. We are understanding interior of Earth. So in today's topic, we will be focusing on the body waves. Those are primary waves and secondary waves. Because with the help of these body waves, we will understand what is inside our Earth. And in the next session, we will take out the chemical compositions of interior of Earth. But first, with the help of body waves, we will establish what is inside our Earth. What we have assumed in this session, that we do not know what is inside our Earth. ठीक है, with the help of seismic waves, we will understand in this topic what can be inside our Earth. ठीक है, so for the time being, we will avoid understanding love waves and Rayleigh waves, because we will understand love waves and Rayleigh waves in the topic of earthquake. Why? Because surface waves जो है वो हमारी अर्थक्वेक मतलब जो हमारा अर्थक्वेक हुआ है उसका जो डैमेज है वो सरफेस वेव करेंगी. ठीक है, तो वी विल अंडरस्टैंड सरफेस वेव्स इन दी टॉपिक ऑफ अर्थक्वेक. नेवरदलेस, टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ अर्थ, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स. मैं इन पॉइंट्स को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में ये सेट होते जाए. राइट नाउ, अब हम बॉडी वेव्स को एक एक करके समझना शुरू करते हैं. बॉडी वेव्स. तो बॉडी वेव्स का सबसे पहला बेसिक पॉइंट क्या है कि वेव्स विच आर ट्रेवलिंग इन दी इंटीरियर ऑफ अर्थ, है ना. दीज वेव ट्रेवल इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ ओनली, कहें तो भी बेटर रहेगा. राइट, ट्रेवल इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ ओनली. नाउ दीज वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक. ठीक है, अब अर्थक्वेक की टेक्निकलिटी क्या है वो हम अर्थक्वेक टॉपिक में डिटेल में समझेंगे. ठीक है, नाउ दीज वेव्स अर्थक्वेक यानी कि अर्थक्वेक का जो फोकस पॉइंट है वहां से जनरेट होंगी, एंड दीज वेव्स विल रश टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ. दो दे विल मूव इन 360 डिग्रीज, हर जगह मूव करेंगे, बट इवेंचुअली दे विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, सो व्हेन दे रीच the surface of earth, they interact with surface, है ना. what is on the surface, what is beyond surface, उससे interact करेंगी ये waves, and they will undergo. surface पर क्या है? rocks है ना. जो surface पर rocks हैं या जो भी orographic feature हैं उन सभी के साथ ये वेव्स जो है वो इंटरेक्ट करेंगी. बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो भी हैं, पेड़ पौधे, उन सभी से इंटरेक्ट करेंगी, एंड देयर विल बी अ चेंज ऑफ मीडियम. अर्थ की सरफेस के ऊपर पानी भी हो सकता है. अर्थ की मेंटल से हम क्रस्ट की तरफ जा रहे हैं, मीडियम चेंज होगा. सो देयर विल बी, इफ अ वेव इज मूविंग फ्रॉम मेंटल टू क्रस्ट, देयर विल बी अ चेंज इन मीडियम. ठीक है, दैट मीन्स देयर विल बी एन इंटरेक्शन विद सरफेस, रॉक से इंटरेक्शन, लेट्स से, एंड द वेव्स विल अंडरगो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. अब ये कैसे होगा? वी विल अंडरस्टैंड when we will take the topic of earthquake. ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है? दो वी विल अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स इन दिस टॉपिक ऑल्सो. ठीक है, एंड दीज बॉडी वेव्स विल डेवलप इनटू सरफेस वेव्स. ध्यान दें, upon interacting with the surface, what is on the surface, these body waves will undergo reflection and refraction and develop into surface waves, which are love waves and Rayleigh waves. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हमें बॉडी वेव्स के बारे में पता होनी चाहिए. नेक्स्ट चीज, सरफेस वेव के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? एज द नेम सजेस्ट, द वेव्स ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ओनली. ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ ओनली. राइट, पहली चीज हमें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट चीज दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन. ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन दी बॉडी वेव्स एंड दी सरफेस का रिजल्ट है ये, एंड दे प्रोपोगेट ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ ओनली. ये सरफेस वेव्स के बारे में फॉर द टाइम बीइंग दो बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए.
नेक्स्ट टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज एपीसेंटर. So write down what is epicenter. I will dictate, you will write down. Point which is directly above or nearest point on surface of earth to the focus. Point which is directly above or nearest point on surface of earth to the focus. Right? So basically, if this is the focus point, right, and the waves will travel into 360 degrees, eventually they will reach the surface of earth, but the point which is nearest to the surface of earth, right, sorry, the point which is on the surface of earth which is nearest to the focus is known as epicenter. Epicenter is the point where the seismic waves will reach first. ठीक है, या इस तरह आप लिख सकते हैं, दैट जोन वेयर सिस्मिक वेव्स विल रीच फर्स्ट इज एपिसेंटर. इस तरह भी आप पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको अलग अलग, एक ही कॉन्सेप्ट को आपको 2-3 तरह से लिखना आना चाहिए, बिकॉज आंसर राइटिंग में देखिए एक और बहुत बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के साथ आंसर राइटिंग में क्या होती है, क्योंकि अभी तो मैं आपको क्या बनवा रहा हूं, नोट्स, है ना, ये नोट्स बनवा रहा हूं मैं, बट क्वेश्चन में नोट करने को नहीं बोला जाता, क्वेश्चन में कमेंट करने को बोला जाता है, डिस्कस करने को बोला जाता है, एलोबरेट, एलुसिडेट, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एलोबरेट. सो आपको अपने जो भी आपने नोट्स में कॉन्सेप्ट लिखे हैं उनको इन 20 तरीके से लिखना भी आना चाहिए. दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स विच आर एट द 5th लेवल एंड द स्टूडेंट्स विच आर एट द टॉप 2 लेवल्स. दोस्त कौन कौन से हैं? वो जिनकी रैंक निकली, आईएएस नहीं मिला, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया लेकिन रैंक नहीं निकली. वो दो जो ऊपर के स्टूडेंट्स हैं ना, दे नो हाउ टू राइट अ कॉन्सेप्ट इन 20 डिफरेंट वेज एंड दे हैव द प्रैक्टिस फॉर दैट. They have the practice of writing 4,000 words in 3 hours with consistency. They know how to manage their time in the examination hall. वो सारी प्रैक्टिस है उन्हें, और प्रैक्टिस एक दिन की नहीं है, एटलीस्ट 3 से 6 महीने की प्रैक्टिस है वो काम करने की. उस लेवल पर पहुंचना है आपको. ठीक है. सो एंड व्हाट विल रीड the waves, the graph or the device which will read the waves is known as seismograph. ठीक है, minded. So epicenter is the point which is nearest, epicenter is the point on the surface of earth which is nearest to the focus, right? It is the point where the body waves will reach first or will get detected first, right? And the body waves will be detected with the device known as seismograph. ठीक है. सो दैट इज एपिसेंटर. ठीक है. सो नाउ आई एम डिक्टेटिंग सम ऑफ द स्टेटमेंट्स, यू शुड राइट दोज डाउन अबाउट सिस्मिक वेव्स. कुछ एक बेसिक स्टेटमेंट्स आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए, सो दैट आंसर में आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, खुद से स्टेटमेंट बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो. सो राइट डाउन, आई एम डिक्टेटिंग. सिस्मिक वेव्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप ऑफ वेव्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. Seismic waves can be broadly classified into 2 types of waves, body waves and surface waves. Body waves travels in the interior of earth originating from the focus of earthquake. Body waves travels in the interior of earth originating from the focus of earthquake. Surface waves propagates on the surface of earth and are result of interaction of body waves with the surface of earth. The body waves can be classified as primary waves and secondary waves. The surface waves can be classified as love waves and relay waves. Study of body waves, that is secondary and primary waves, which has helped in understanding the internal layers of earth. या इस तरह पुट करें, why we study the body waves? It is the body waves, that is secondary and primary waves, which has helped in the understanding of the internal layers of earth. Very important point. जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज है वहां से तो हमें पता चला ही है, वहां से हमें अंदाजा लगा है, बट जो एक्चुअल पिक्चर हमें मिली है इंटीरियर ऑफ अर्थ की, इट इज विद द स्टडी ऑफ द बॉडी वेव्स. ठीक है. और सरफेस वेव क्या करती हैं? सरफेस वेव डू दी डैमेज ऑन दी सरफेस, राइट? अर्थ के ऊपर जो भी हमारा
मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज करती हैं सरफेस वेव्स। सो दैट आर सम ऑफ दी स्टेटमेंट्स। आई होप आप लोग इन स्टेटमेंट्स को लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिक्टेशन में समझ रहे हैं, दिस इज नॉट अ सबॉर्डिनेट लेवल एग्जामिनेशन। आपको लिखने की आदत होनी चाहिए और मुझे लिखवाना आपको जो है वो पड़ेगा ही स्टेटमेंट्स। सो जो मैं स्टेटमेंट्स आपको लिखवाता हूं, आपको उन स्टेटमेंट्स को फॉलो करना है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस ड्रॉ अ कंपैरिजन। अब एक कंपैरिजन बनाते हैं, बिकॉज फॉर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी। यूपीएससी डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं पूछता, पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है, बट स्टेट लेवल के जो पीसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन है ना, वो इस तरह का कंपैरिजन पूछ लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, तो हमें स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है। नेवरदलेस आपके पास ये कंपैरिजन होना चाहिए अगर आपको कहीं एनालाइज करने को आ गया। ठीक है, दो वी विल प्रैक्टिस दी क्वेश्चंस, बट मान लीजिए अगर आपको एनालाइज करने को आ गया, वहां पर आपके पास कंपैरिजन होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स का। ठीक है, सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स के लिए कुछ एक कम स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखेंगे। आई विल डिक्टेट एंड यू विल राइट। ठीक है, देखिए मैं डिक्टेट करवाने पे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, दो आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो दी कॉन्सेप्ट, बट द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज गेट दी प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग दी स्टेटमेंट्स, राइट। सो प्राइमरी वेव्स क्या है? सिंपली वाई दीज आर कॉल्ड प्राइमरी वेव्स, बिकॉज दे विल बी द फर्स्ट टू रीच द सरफेस, है ना। अमंग द बॉडी वेव्स द प्राइमरी वेव्स विल बी द फर्स्ट टू रीच द सरफेस, right? And as the name suggests, secondary waves will be the second to reach the surface. ठीक है, so if the origin of both primary and secondary waves, that means the body waves, is the focus of the earthquake, that means the initial point for both primary and secondary waves was the same, and primary waves reach the surface first, right? That means primary waves are traveling faster. That means velocity. Why velocity? Because there is a direction from focus to the surface. Direction is involved. That is why I did not use the word speed. Vector quantity है. ठीक है. So velocity of P waves is more. And how much more? It is around 1.7 times more than secondary waves. And secondary waves are relatively slower, है ना. Secondary waves are relatively slower than primary waves. Very important point. So if it reach first, कहने का मतलब ये है कि it get detected first, है ना. डिटेक्ट करा तभी तो पता चला ना हमें कि पहुंची है। अगर हमारे पास डिवाइसेस ही नहीं होते तो हमें तो केवल हिलता हुआ महसूस होता, हमें पता ही नहीं चलता क्या है ये, किस वजह से हिल रहा है, राइट. सो इट इज द प्राइमरी वेव विच विल रीच फर्स्ट एंड देन द सेकेंडरी वेव. The very next point, which is a very important point for primary wave, that primary wave travels. अब देखिए अर्थ के नीचे मटेरियल कुछ ना कुछ तो मैटर है ही, दैट मीन्स मीडियम होगा. सो प्राइमरी वेव्स विल ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड बोथ. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट सेकेंडरी वेव्स विल ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड. या इस तरह बोले कि सेकेंडरी वेव कैन नॉट travel through liquid. A very important point. सेकेंडरी वेव लिक्विड से ट्रेवल नहीं करेगी. ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना सेकेंडरी वेव का, दिस अलाउड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइंड इट. कैसे आगे समझेंगे, बट पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो है वो आपके दिमाग में सेट हो जाए प्राइमरी और सेकेंडरी वेव के, है ना. प्राइमरी वेव जो है वो तेज चल रही है, सेकेंडरी वेव स्लो चल रही है थोड़ा, है ना. प्राइमरी वेव सॉलिड लिक्विड दोनों से चलेंगी, सेकेंडरी वेव लिक्विड से नहीं चलेंगी, दैट मीन्स सॉलिड से चलेंगी, राइट. प्राइमरी वेव्स आर लाइक प्रेशर वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स आर लाइक shear वेव्स. अब प्रेशर वेव्स और shear वेव्स क्या हैं?
इनको समझाता हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब प्राइमरी वेव को मैंने, पी वेव्स को मैंने क्या कहा, आई सेड पी वेव्स आर लाइक प्रेशर वेव्स। ठीक है, दैट मीन्स पी वेव्स ट्रेवल लाइक साउंड वेव्स, साउंड वेव्स आर ऑल्सो प्रेशर वेव्स। दैट मीन्स the propagation of P waves consist of periods of contraction and rarefaction. Now some of you are blind with this concept ना, इस concept के साथ आप बिल्कुल blind होंगे कि contraction and rarefaction क्या है, but some of you have understood, have attended my physics class, राइट, जिसमें मैंने वेव प्रोपगेशन के बारे में बताया है, जिसमें मैंने साउंड वेव्स के बारे में बताया है, जिसमें मैंने बताया है हाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल। इन दैट सेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। एंड एस वेव्स की अगर हम बात करें तो एस वेव्स are transverse waves and they travel through shear। अब ये क्या है, क्या बला है, due to shear, and since there is no shear in liquid, they do not travel through liquid। ठीक है, अब बहुत सारा मैंने यहां पर टेक्निकल टर्म का यूज कर दिया। दैट मीन्स शेयर क्या है, प्रेशर वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, राइट। बट इनमें से आपको काफी सारी चीजें समझ नहीं आई होंगी, है ना, हो सकता है नहीं समझ आई हो, कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे करके सब समझ आएगा। अब एक एक करके जो भी मैंने ये सब लिखवाया है उसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स समझ आ गई तो पी वेव्स का मोशन समझ आ जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल, राइट डाउन अ स्टेटमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दोज वेव्स वेयर पार्टिकल मोशन, those waves where particle motion is along the direction of propagation of wave, is along the direction of propagation of wave। अब मैंने आपको बताया था कि मैटर का डुअल नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। दैट मीन्स कोई भी मैटर हो वो पार्टिकल से बना है, राइट। और पार्टिकल्स में अगर आप एनर्जी देंगे तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, राइट, और मान लीजिए ये एक स्पीकर है और ये है एयर। ठीक है, तो ये एयर के पार्टिकल्स हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एटमॉस्फेयर लेयर्ड है, एयर के पार्टिकल्स इस तरह मौजूद हैं लेयर में। और आपने यहां से, या ये लाउड स्पीकर है, मान लीजिए लाउड स्पीकर ने बजना शुरू किया, तो लाउड स्पीकर का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, टेम्परमेन बोलते हैं इसको, ये जो मेम्ब्रेन है, इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। तो जैसे ही इसने वाइब्रेट करना शुरू किया, समझ रहे हैं, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करना शुरू किया, और यहां पर रिसीवर है ना, यहां पर आपका कान है और इधर आपको पता चला, सुनाई दिया, राइट, दिस इज योर ईयर। दैट मीन्स द एनर्जी, साउंड एनर्जी इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, बेसिकली हो क्या रहा है, वेव्स ट्रांसफर द एनर्जी। यहां पर कौन सी एनर्जी, किस एनर्जी का एग्जांपल ले रहे हैं हम साउंड एनर्जी के ट्रांसफर का एग्जांपल ले रहे हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ साउंड एनर्जी। यहां से इस लाउड स्पीकर ने बजना शुरू किया या आपके गले ने बोलना शुरू किया, वाइब्रेशंस क्रिएट हुई, दीज वाइब्रेशंस वाइब्रेटेड द पार्टिकल्स। मान लीजिए यहां पर पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट हो गए, ठीक है। सो पार्टिकल्स पहले क्या आए, एक दूसरे के नजदीक आए, राइट, देन वो क्या, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन, डेंसिटी कम हुई, प्रेशर बढ़ा। जैसे ही प्रेशर बढ़ा, पार्टिकल्स फिर एक दूसरे के दूर गए, राइट, एक दूसरे से दूर गए, फिर कुछ टाइम बाद फिर वो नजदीक आए,
फिर दूर गए, फिर कुछ टाइम बाद फिर पार्टिकल नजदीक आए, फिर दूर गए, फिर कुछ टाइम बाद पार्टिकल नजदीक आए, फिर दूर गए, फिर पार्टिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, देन अगेन रेयरफेक्शन, देन कॉन्ट्रैक्शन, देन रेयरफेक्शन. दिस इज हाउ sound travels through air with a period of contraction and then rarefaction, right? This is a period of contraction, rarefaction, contraction, rarefaction, contraction, rarefaction, contraction, rarefaction, contraction, right? This period of contraction है, rarefaction है, contraction, rarefaction, contraction, contraction, rarefaction, right? So particles इस तरह मूव कर रहे हैं, पहले बहुत तेजी से एक जगह पर मूव करे, राइट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और इस तरह आपके कान में पड़ते हैं, राइट. आपका कान का जो टेम्परमेंट है वो उस वाइब्रेशन को रिसीव करता है और फिर आपका दिमाग जो है उसे परसीव करता है साउंड. ठीक है, बिजली की तेजी से तो हमारा दिमाग काम कर रहा है, बट साउंड जो है वो मीडियम के हिसाब से स्पीड में चलता है, राइट. मतलब स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन दी मीडियम इन विच इट इज ट्रेवलिंग. नाउ हाउ दीज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम पी वेव के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे. सो आई होप साउंड वाला फंडा आपको समझ आया होगा कि ये पार्टिकल्स हैं, जैसे ही वाइब्रेट करना शुरू हुए पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स जो नजदीक आए एक दूसरे के, ठीक है, सो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, राइट. अगर मान लीजिए यहां पर पार्टिकल नजदीक आ गए, है ना, तो इधर क्या हो गया, इधर प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया ना, प्रेशर हाई हो गया. इधर क्या हो गया, प्रेशर लो है. इधर प्रेशर लो है तो अब इधर रिलेटिवली प्रेशर हायर होगा, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ पार्टिकल मूव कर जाएंगे. ठीक है, आपको थोड़ी देर बाद इसका बिल्कुल ऑपोजिट देखने को मिलेगा कि यहां पर पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, इधर कम हो जाएंगे, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, राइट. सो इस तरह जो है वो पार्टिकल्स के माध्यम से प्रेशर लो और प्रेशर हाई, डेंसिटी लो और डेंसिटी हाई, कॉन्ट्रैक्शन और रेयरफेक्शन के माध्यम से साउंड जो है वो, साउंड एनर्जी एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रेवल कर जाएगी. ठीक है, पार्टिकल्स यहां से एयर का पार्टिकल इधर मूव करके नहीं गया, एनर्जी को आगे ट्रांसफर किया. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ, या दिस टाइप ऑफ वेव इज टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन विच, माइंड इट, इन विच द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो, पार्टिकल इज मूविंग टू एंड फ्रो. दैट मीन्स आई सेड द पार्टिकल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. डायरेक्शन की जगह आप टर्म यूज कर ले पैरेलल, डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपगेशन. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. एनर्जी इस तरफ जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए और पार्टिकल्स आर मूविंग पैरेलल टू दिस. सो एनर्जी इस तरह आगे जा रही है और पार्टिकल इसके पैरेलल टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं. दिस इज हाउ प्राइमरी वेव्स विल ट्रेवल. सो प्राइमरी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, दैट मीन्स दे विल हैव फेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रेयरफेक्शन. दे विल ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में ट्रेवल करेगी. अभी हम अर्थ के अंदर ही हैं इसलिए हम एयर की बात ही नहीं कर रहे. ठीक है, दे विल ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड. जब हम सरफेस पर आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो एयर में भी ट्रेवल, गैस में भी ट्रेवल कर लेगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वर्क. सो प्रेशर चेंज, how this energy is traveling in forward ड्यू टू दी प्रेशर चेंज, है ना. हाई प्रेशर लो प्रेशर में जो बदलाव आ रहा है, ड्यू टू दिस प्रेशर चेंज दी एनर्जी इज ट्रेवलिंग फॉरवर्ड, राइट. एंड द पार्टिकल मूवमेंट इज पैरेलल टू दी let's say propagation of the wave or the direction of the energy flow, right. These are termed as longitudinal waves. And what are transverse waves then? ट्रांसवर्स वेव्स क्या है? So transverse wave, write down, particle motion will be in a direction perpendicular to the wave propagation. Particle motion will be in a direction perpendicular to the wave propagation. Now मान लीजिए there is a source of, this is the medium, excuse me, देखिए सेशंस मेरे थोड़े लंबे रहेंगे, रहते हैं थोड़े लंबे सेशंस, तभी आता है पढ़ने में मजा. कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीप में उतर कर समझें तभी मजा आता है समझने में, राइट. नाउ ट्रांसवर्स वेव्स कैसे मूव करती हैं? सो इफ दिस इज दी
मीडियम लेट्स से और दी डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, इस डायरेक्शन में ये एनर्जी मूव करेगी, राइट। और ये है पार्टिकल्स, है ना, दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। लेट्स से देयर इज अ मीडियम प्रेजेंट एंड दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जैसे ही एनर्जी दी गई इन्हें, these particles will not move parallel or in the same direction of the movement of the energy, they will move perpendicular to it. That means एक बार ये ऊपर जाएगा, ये एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, है ना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। क्यों ये ऊपर और नीचे जा रहा है? बिकॉज दे हैव इलास्टिसिटी इन देम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि रॉक्स को पिघल जाना चाहिए, बट प्रेशर इतना ज्यादा है कि रॉक्स एक्सपेंड नहीं हो पा रही ना, पिघलेगा तो एक्सपेंड होगा ना, तो प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो एक्सपेंड भी नहीं हो पा रही, बट टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो पिघलना भी चाहती है। तो वो सॉलिड रहती है, बट किस तरह का सॉलिड रहती है? प्लास्टिक रहती है। दैट मीन्स उनके पार्टिकल्स में मूवमेंट की गुंजाइश रहती है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, राइट। जैसे कि इफ दिस इज अ, लेट्स से दिस इज अ प्लास्टिक, सो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, राइट। एंड दिस इज अ सॉलिड, इस सॉलिड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इसकी इलास्टिसिटी इसके मुकाबले कम है, राइट। सो मान लीजिए ये रॉक्स है सरफेस पर, नॉर्मल प्रेशर में है और नॉर्मल टेम्परेचर में है, तो दे आर सॉलिड, दे विल नॉट हैव मोर, या बहुत कम इलास्टिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनके अंदर। बट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ द टेम्परेचर विल बी हाई, राइट, एंड सो इज द प्रेशर। सो वो पिघलना चाहती हैं, बट पिघलेंगी तो एक्सपेंड करेंगी, प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक्सपेंड करने का स्पेस नहीं है, तो वो गर्म हो जाती हैं, बट वो पिघल नहीं पाती, मेल्ट नहीं हो पाती। सो दे डेवलप इलास्टिक फीचर्स, रॉक्स में इलास्टिक फीचर आते हैं। सो व्हेन एवर एनर्जी ट्रेवल्स विद थ्रू देम, एनर्जी जैसे ही ट्रेवल करती है उनसे, ठीक है, सो जो पार्टिकल्स है उनके पास मूवमेंट का स्कोप होता है, राइट। सो दे मूव अप एंड डाउन, राइट, वर्टिकल एंड डाउनवर्ड वो मूव करते हैं, बिकॉज दे हैव इलास्टिसिटी इन देम। सो वो एक बार ऊपर मूव करेगा, फिर वो नॉर्मल पोजीशन पर आएगा, फिर वो एक बार नीचे मूव करेगा, फिर वो नॉर्मल पोजीशन पर आएगा, ठीक है। एंड दिस हैपेंस विद ऑल ऑफ द पार्टिकल्स। सो अगर आप केवल इसका ऊपर का मोशन काउंट करें, राइट, इसका नीचे का, इसका ऊपर का, इसका नीचे का और इसका ऊपर का, और जब आप इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, व्हाट यू विल हैव अ वेव विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर। दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लाइट ट्रेवल्स, लाइट भी कुछ इसी तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव है, राइट। एंड सेकेंडरी वेव्स आर आल्सो ट्रांसवर्स वेव्स। क्यों? जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी, तो जो पार्टिकल्स हैं, देखिए जो पार्टिकल हैं, मान लीजिए अगर नीचे मॉल्टन रॉक्स हैं या रॉक्स मेल्ट नहीं हो पा रही, रॉक्स जो हैं वो मतलब सॉलिड हैं, बट इलास्टिसिटी है उनके अंदर, तो दोनों तरीके से वेव ट्रेवल करेगी उनके अंदर, एनर्जी दोनों तरीके से ट्रेवल करेगी, राइट। लॉन्गिट्यूडनली भी ट्रेवल करेगी, यानी उनके पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिफ्रैक्ट भी होंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिफ्रैक्ट भी होंगे, एज वेल एज उनके पार्टिकल्स विल गो अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन। तो प्राइमरी वेव्स भी चलेंगी अर्थ के अंदर और सेकेंडरी वेव्स भी चलेंगी अर्थ के अंदर। देखिए कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो दीज आर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। द प्राइमरी वेव्स दे ऑल्सो दे ट्रेवल, मतलब बेसिकली जो एनर्जी डिसिपेट हुई है ना, वो एनर्जी वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो एनर्जी या तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगी या तो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है ना मीडियम। तो अगर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो सो दे विल रीच फर्स्ट, ठीक है, दे विल बी द फर्स्ट टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो जल्दी पहुंच जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है पार्टिकल, तो एनर्जी जल्दी पहुंच गई, है ना, एनर्जी जल्दी ट्रांसफर हो गई टू द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द फोकस। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड दोज वेव्स टू बी प्राइमरी वेव्स, दो दे आर बॉडी वेव्स। बॉडी वेव, और जिस मीडियम से वो गुजर रही हैं, वो मीडियम अलाउ कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स दोनों फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल, राइट। सो जो पहले पहुंच गया उसको हमने प्राइमरी कह दिया, जो बाद में पहुंचा, बाद में कौन पहुंचा? ट्रांसवर्स वेव में, जो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में जो एनर्जी ट्रेवल कर रही थी वो बाद में पहुंची, इसलिए हमने उसे कहा सेकेंडरी वेव।
आई होप प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं इनके बीच की, हमने डिफरेंसेस देखे इनके बीच के। नाउ लेट अस सी दी सिमिलैरिटीज ऑल्सो, कुछ तो सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है। सिमिलैरिटीज पर भी सवाल जो है वो बन जाते हैं। तो पहली बात तो दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स क्या हैं, बॉडी वेव्स हैं, पहला तो यही सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में, राइट। दूसरी सिमिलैरिटी है बोथ ट्रेवल इन कर्व्ड पाथ, बोथ ट्रेवल इन कर्व्ड पाथ। ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आएगा आपको समझने में। बोथ ट्रेवल इन कर्व्ड पाथ, दोनों की डेंसिटी, ठीक है, बोथ की डेंसिटी, सॉरी नॉट डेंसिटी बट वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी इंक्रीजेस विद increase in density. So we know that as we go deeper and deeper in Earth's interior, the density increases. That means if the body waves travel, मान लीजिए if this is Earth, है ना, right, ये Earth है और यहाँ पर अगर फोकस आया अर्थक्वेक का, so if the body waves travel in the interior of Earth, पहली चीज तो वो कर्व्ड पाथ में चलेंगी, ठीक है, सीधा नहीं चलेंगी, ऐसे नहीं चलेंगी, दे विल ट्रेवल इन दी कर्व्ड पाथ, इस तरह कर्व्ड पाथ में चलेंगी वो। एंड एज दे गो डीपर एंड डीपर द डेंसिटी विल इंक्रीज, देयर वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज फॉर बोथ ऑफ द वेव्स। दीज आर सिमिलैरिटी बिटवीन, और लेट्स से दीज आर द फीचर्स ऑफ बॉडी वेव्स, राइट, और लेट्स से दीज आर सिमिलैरिटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो क्वेश्चन इज व्हाई द कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ में क्यों ट्रेवल कर रही हैं। सो कर्व्ड पाथ तक ही आज हम स्टडी करेंगे एंड बाकी हम समझेंगे इन दी नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारे सामने ये आता है कि व्हाई द कर्व्ड पाथ, व्हाई कर्व्ड पाथ। अब देखिए इतना आपको डिटेल में वैसे पता होने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल पता होना भी चाहिए, कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। मान लो कल को अगर इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाए आपसे ऐसा, राइट, तो आप जवाब देने की स्थिति में तो हो, राइट। या अगर आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स दे ट्रेवल इन कर्व्ड पाथ, व्हाई दे ट्रेवल इन कर्व्ड पाथ, व्हाई नॉट स्ट्रेट, राइट। सो इसका जवाब है सिंपल, जवाब है रिफ्रैक्शन। मैंने आपको कहा था ना आज के टॉपिक में भी हम थोड़ा सा रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। सो रिफ्रैक्शन हमने आज से पहले कहां स्टडी किया, लाइट के केस में किया है, ठीक है। बट लाइट के केस में हमने क्या पढ़ा है, दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट के केस में उल्टा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेंसिटी। लाइट के केस में उल्टा है, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी। इन केस ऑफ बॉडी वेव्स वेलोसिटी विल इंक्रीज व्हेन डेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से देखिए, लाइट के केस में समझते हैं पहले। मान लीजिए दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, टू डिफरेंट मीडियम्स, एयर बीइंग द लाइटर मीडियम एंड ग्लास बीइंग द डेंसर मीडियम, एंड दिस इज द रे ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ओवर द ग्लास, राइट। ये रे ऑफ लाइट पहुंच रही है एंड दिस इज द नॉर्मल, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये नॉर्मल है। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डेंसिटी, दैट मीन्स द लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना, there will be a bending of light ray towards the normal. Light ray will not follow its original path because its velocity got decreased. इसकी velocity कम हो गई, but ये same time में पहुंचना चाहती है on the other end. So light ray या light मतलब जो photon के particles है, they will bend towards the normal, right? बट मान लीजिए यहां पर ग्लास की जगह क्या होता, ग्लास की जगह वैक्यूम होता, है ना, दैट मीन्स एयर से भी लाइटर मीडियम होता। इस केस में
क्या होता है, देयर विल बी अ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। लाइट रे विल क्या होता है, लाइट रे बेंड होती अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, राइट। तो बॉडी वेव्स के केस में देखते हैं हम क्या है। बॉडी वेव्स के केस में इसी सेम फिनोमेना को एक बार लगा कर देखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं बॉडी वेव्स के लिए, राइट। हम बॉडी वेव्स के कर्व्ड पाथ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी वेव्स की वेलोसिटी इंक्रीजेस विद डेंसिटी, ठीक है। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। सो लेट्स से कि ये एक मीडियम है ना, ये एक लाइटर मीडियम है और एक ये डेंसर मीडियम है। सो व्हेनेवर, माइंड इट, व्हेनेवर एक बॉडी वेव ट्रेवल कर रही है फ्रॉम लाइटर टू डेंसर मीडियम, एंड इफ दिस इज द नॉर्मल, द वेलोसिटी इंक्रीज with the increase in density. If the velocity increase, लाइट के केस में क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन डेंसिटी, और इसका वाइस वर्सा है, वेलोसिटी विल इंक्रीज विद द डिक्रीज इन डेंसिटी। सो दैट मीन्स जैसे ही वैक्यूम आ गया एयर के बाद, सो द लाइट रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सेम फिनोमेना अगर हम यहां पर लगाएं, that velocity will increase with the increase in density. So जैसे ही लाइटर से डेंसर मीडियम में जाएगी सिस्मिक वेव, बॉडी वेव, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जबकि ये इसका नॉर्मल पाथ होना चाहिए था, है ना, ये उसका सपोजिड पाथ होना चाहिए था, बट इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। बट अनदर थिंग इज दैट एज वी मूव deeper and deeper in Earth's interior, the density keep on increasing. As we move, मान लीजिए ये अर्थ है and we are moving deeper and deeper in Earth's interior, the density keep on increasing. So every time, मान लीजिए if this is the focus, every time whenever a body waves reaches a medium which is denser, it will slightly move away from the normal, again away from the normal, again away from the normal, again away from the normal. Hence it will move in a curved path. समझ आया आपको? फिर से बताता हूं, जैसे ही डेंसर, लाइटर से डेंसर मीडियम में जाएगा ना, जैसे ही नीचे जाएगा लाइटर से डेंसर मीडियम होता जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अप टिल दिस पॉइंट लाइटर से डेंसर मीडियम हो रहा है, तो इट विल मूव इन अ कर्व्ड पाथ ना, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट जैसे ही अब ये ऊपर की तरफ जाने लगा, अब ये डेंसर से लाइटर की तरफ जा रहा है ना, यहां पर डेंसर है और ऊपर लाइटर है, अब ये डेंसर से लाइटर की तरफ जा रहा है, सो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो अगेन इट विल फॉलो अ, इतना ज्यादा, मतलब इसका कर्व जो है वो कम होता जाएगा। सो जैसे ही आपको कभी भी वेव्स देखने को मिलती हैं, तो अब पहले कर्व ज्यादा और फिर कर्व कम हो जाता है, बिकॉज when it start moving from denser to lighter medium, that means when it start moving towards the surface of earth, it returns, eventually it try to return back to the normal, है ना, नॉर्मल के नजदीक आने की कोशिश करता है। दैट इज वाई वी ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ वेव। देख रहे हैं आप, पहले हमें कर्व नजर आएगा फिर सीधी हो जाएंगी, पहले हमें कर्व नजर आएगा फिर सीधी हो जाएंगी, when they will start moving towards the surface of earth. Why? Because then they will try to move towards the normal, because then they are moving from normal, from denser medium to lighter medium, so their speed will relatively decrease. So this is for the case of body waves, right? So as the density increases with the depth, right, they will follow the curved path. तो इतना आपको समझना है बेसिक यहां पर कि why the S waves and P waves or body waves travel in curved path, ठीक है। So I hope this is enough for today's session. आज के सेशन के लिए इतना बहुत रहेगा आपके लिए, ठीक है। वैसे तो अभी और भी बहुत है एस वेव्स के बारे में, हमने पहले सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स देख लिया है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट दी कि किस तरह एस वेव्स एंड पी वेव्स के माध्यम से वी अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ,
ठीक है, तो इंटीरियर का अब हम अंदाजा जो है वो कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं, राइट। या मेरे हिसाब से वी शुड अंडरस्टैंड दैट इन द नेक्स्ट सेशन, वो हमें नेक्स्ट सेशन में कवर करना चाहिए। आज के लिए केवल इतना ही बहुत है। आपके लिए मेरी यही एडवाइस है कि प्रीवियस सेशंस आप लोग जो है वो ज़रूर अटेंड करें, और इंटीरियर ऑफ अर्थ के ये जो फंडे हैं इनको आप स्टडी ज़रूर करें, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस सेशन को कर देता हूँ कंक्लूड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, right? Make sure that you subscribe this channel, hit the notification bell to get the PDF. Make sure that you join my telegram group, that is chauhan_sir_CSE। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेक श्योर दैट यू यूज माय कोड VCUPSC टू अनलॉक बहुत सारा कंटेंट जो है अनअकैडमी का, उसको अनलॉक करने के लिए, उसमें एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड रेगुलरली यूज करते रहें। ऑल राइट, सो हियर आई विल एंड दिस सेशन। इन द टुमारो सेशन वी विल कंटिन्यू विद द सिस्मिक वेव्स, वी विल कंटिन्यू विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्मिक वेव्स, और उसमें खास तौर पे बॉडी वेव्स की वजह से हमें इंटरनल जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसके बारे में कैसे पता चलता है। ऑल राइट, सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।